हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का टॉपिक है क्रांतिक कोण, जिसको आप बोलते हो क्रिटिकल एंगल। लेकिन क्रिटिकल एंगल पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, वो ये तो हम आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में, लेकिन चूँकि हम जो पढ़ाने आज जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए बताना हमारा ज़रूरी है। क्या है ये? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको भी लिख दे रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मीन्स प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताए थे कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, मीडियम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। ये होती है इंसिडेंट रे, जिसको आप कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण को आप लोग इंग्लिश में बोलते हो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? तो एक सिंपल सी बात बताइए कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, अब ये मान लेते हैं माध्यम हो गया 1, ये हो गया माध्यम हो गया 2। अब एक कंडीशन में ये भी आती है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी कि अभिलंब से दूर हटेगी, मीन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये भी आपको डिसाइड करना होता है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे एक लाइट ये गई थी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लगे, अभिलंब की ओर। ये मान लेते हैं कि जब इसको आपने यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से जब कोई लाइट रह गई और ये अभिलंब से दूर हट गई। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जो लाइट जाती है वो विरल से सघन में जाती है। कहाँ? विरल से सघन, मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। ठीक है, जब ये अपने से पावरफुल वाले के पास जाएगी तो उसकी ओर क्या होगी? झुक जाएगी। ये डेली लाइफ का भी कमाल है ना। और दूसरा कि जब कोई प्रकाश रे, लाइट रे किसी डेंसर मीडियम में सघन से विरल में जाएगी तो उससे दूर हटेगी। ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर। क्लियर है? तो जब कब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, कब फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? एक सिंपल सी बात, ये कमज़ोर होता है, ये सघन, सघन का मतलब घना, ये पावरफुल होता है। तो जब अपने से पावरफुल वाले के पास आप जाओगे तो उसकी ओर क्या होगी? झुक जाओगे, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, जब पावरफुल आदमी कमज़ोर वाले के पास जाएगा तो उससे दूर हटता है, वो नहीं चाहता है कि इसके पास हम जाएं, है ना। तो यही दोनों कंडीशन है कि जब लाइट रे विरल से सघन में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, मीन्स अभिलंब की ओर जाएगी। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है? दोनों को मिला के हम डेफिनेशन बनाते हैं और कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर हम बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स अपवर्तन के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आप बोलते हो अपवर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसके 2 नियम हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल।
ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन मीन्स आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल पर। ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्लियर है? पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा क्या बताया? n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्या बताया? n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये हम आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए थे, जिसने नहीं देखी वो पहले वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि ये आज हम लोग खाली रिवाइज करा रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी में हम इसको ख़त्म करा देंगे। बाकी जिसको इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ाई थी इंट्रो के बाद, तो आप देख लीजिएगा। तो स्नेल का नाम ये क्या होता है? अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है। आई क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपतन कोण। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो जैसे हिंदी में हम पहले बोल देते हैं तो क्या बोलते हैं? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए। क्या बताया? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए। देखो साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या और आई को कहते हो आपतन कोण। तो आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। क्लियर है? क्या बताया? कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। क्लियर है? इंग्लिश की अगर बात करें तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या बोलते हो? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? और कांस्टेंट क्या बताया है? n, जहाँ पर n क्या है? एक कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में कहते हो अपवर्तनांक। क्या कहते हो? अपवर्तनांक। ठीक है? और इस लॉ को हम ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। देखिए इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। मीन्स रिफ्रैक्शन का जो दूसरा नियम होता है वो स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। अच्छा, मेनली ये तो हम खाली रिवीजन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा मेजर टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या नाम देंगे? क्रांतिक कोण, जिसको आप कहते हो क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हो? क्रिटिकल एंगल। ठीक है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो देखिए जब अभी बताया, इसको हम एक लेंदी प्रोसेस में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं समझने के लिए इस तरीके से। तो अब देखिए जब हमने कहा कि लाइट रे आई गई, दर से चली गई, अभिलंब से दूर हटी। जब हम मान लिया कि ये लाइट कहाँ से जा रही है? डेंसर से रेयरर में। क्लियर है? कहाँ से? डेंसर से रेयरर मीन्स सघन से विरल में। ठीक? क्या बताया? कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो अभिलंब से दूर हट रही। तो हमने कहा जब इतना आपतन कोण था तो इस तरीके से आर गई। अब आई का मान हमने और बढ़ा दिया तो और इधर से जाने लग गया। मतलब जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्लियर है? आई की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपने और बढ़ाया तो और इधर आ गई इस तरीके से। ठीक? अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो लाइट जो है यहाँ पर कितना एंगल बना लेगी? 90 डिग्री। ठीक? जैसे ही आर कितना हो गया? 90 डिग्री। आई नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या बताया? कि जैसे ही आर 90 डिग्री होगा, जैसे ही आर 90 डिग्री होगा वैसे ही आई नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? तो क्रांतिक कोण की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। आई क्या है? मतलब सी क्या है? आपतन कोण है। भाई ऊपर जो बनता है उसको आपतन कोण कहते हो। तो किस में बना है? सघन माध्यम में बना। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 डिग्री होता है।
क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए IC कब होगा, जब R 90 डिग्री होगा, ये कंडीशन है। क्लियर है? क्या बताया कि आप सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या बता रहे, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर ईच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर ईच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे हमने कहा, अब आपके मन में एक सवाल आया, जैसे हमने कहा I की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्या बताया कि I की वैल्यू बढ़ाते जाइए, R की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब एक मन में आपके सवाल आएगा, सर हम इसकी वैल्यू और बढ़ा दें तो क्या होगा? हमने कहा इसकी वैल्यू और बढ़ा दो तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, अपने मीडियम में आ जाएगी। क्लियर? आपने कहा कि I की वैल्यू अगर हम और बढ़ा दें तो हमने कहा लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। तो हम पढ़ क्या रहे थे, रिफ्रैक्शन, पहुँच कहाँ गए, रिफ्लेक्शन पे, मीन्स पढ़ रहे थे अपवर्तन और बन क्या गया, परावर्तन। तो ये क्या बन गया, परावर्तन, और इसको हम बोलते हैं TIR, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? अब तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब I का मान मीन्स आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरे माध्यम में न जाकर अपने माध्यम में वापस लौटने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक सिंपल सी कंडीशन है कि जब I की वैल्यू C से ज़्यादा हो जाएगी तो जो लाइट है दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, अपने मीडियम में वापस आने लगेगी। क्लियर है? अब इसकी कुछ शर्तें हैं, किसकी, TIR की कुछ शर्तें हैं। चलिए, किसकी शर्तें हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया कि जब लाइट मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में न जाकर अपने मीडियम में वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कुछ शर्तें हैं, है ना, इसकी कुछ कंडीशन है, और कंडीशन इज मच इम्पोर्टेंट। किसी भी चीज़ में हो शर्तें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इनकी दो शर्तें हैं, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पहली शर्त क्या है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। क्या बताया कि डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, मीन्स सघन से विरल में जानी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि I का मान C से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? पहली शर्त क्या थी कि लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई भी शर्त अगर नहीं होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो जैसा आप लोग करते आए हैं, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना, सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। पिछले 2 दिनों में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं आई थी। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम और अपडेटेड कंटेंट आपको देते रहें और आपके फ्यूचर को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। चलिए, हम अब आप इसको बताने जा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ाया था, n = sin I अपॉन sin R। उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ पर n क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताया था, n इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स अपवर्तनांक। ठीक है, n को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक, और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। हिंदी की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा अपवर्तनांक बराबर होता है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। दूसरा है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अब अगर डेफिनेशन की बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कहते हैं, तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर। कोई भी चीज़ अगर अपॉन में है तो उसको अनुपात कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। तो वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक को आप लिखते हो n से और इसको लिखते हो c से, अपॉन में v से। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अपवर्तनांक को हमने कहा n से लिखते हो, वायु में प्रकाश की चाल को c से लिखते हो, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हो, जहाँ पर c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। क्या बताया कि ये हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये ऑलवेज सेम रहती है, ठीक है। इसी स्पीड से जो सन है, सन की जो राइज रे होती हैं, जो प्रकाश है पृथ्वी तक इसी स्पीड से आता है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एक सिंपल सी बात, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स माध्यम में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बेसिस पे हम एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, देखिए लिख देते हैं न्यूमेरिकल आपके पास। हमने कहा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जल का अपवर्तनांक 4/3, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में हम आपको डिक्टेट किए दे रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या बताया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कहाँ निकालनी है आपको, जल में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो हम अगर गिवन की बात करें, देखिए फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल को इसी सिस्टम में लगाइएगा। सबसे पहले आप गिवन लिखें, तो क्या दिया है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जिसको आप लिखते हो c से, तो c दिया है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने कहा पहले ही c अगर दिया होगा तो 3 × 10⁸ ही दिया होगा। अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाह रहे हैं तब भी आप c की वैल्यू इतनी ही यूज़ करेंगे। क्लियर। और n की बात कर जाओ तो n बराबर क्या होता है 4/3, जो आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक। और आपको निकालना क्या है, v, मतलब जल में प्रकाश की चाल को आपने किससे, ये माध्यम, जल क्या है एक माध्यम, भाई माध्यम क्या होते हैं, एयर, वाटर, ग्लास ना, लिक्विड, डायमंड, ये सब क्या है मीडियम है। तो जल क्या है एक माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हो, v से। तो आपको निकालना है v। अभी अभी हमने कहा था n बराबर c/v होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा c। ये यहाँ आ जाएगा तो n की जगह आ जाएगा और n v की जगह चला जाएगा। अब आपने देखा कि c की वैल्यू कितनी है
3 इंटू 10⁸ अपॉन में एन कितना है 4/3। अब आपको पता है एक बेसिक सी चीज़, अगर अपॉन के नीचे अपॉन है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 का 3 से इंटू हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ अपॉन में 4। अब आप 4 से 9 को डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगाया है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 जा 20। क्लियर है? तो मतलब जब हमने 4 से 9 को डिवाइड किया तो आया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिएगा। क्या बताया था कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, जल का अपवर्तनांक कितना है, जल में आपको प्रकाश की चाल निकालनी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतनी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमने कहा आपको सी दिया था, एन दिया था, बी निकालना है, एन बराबर C/V होता है, बी निकालना है तो एन नीचे आ जाएगा, सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸, एन दिया है 4/3, ये ऊपर आ जाएगा 3 तो हो जाएगा 9/4, 4 से जब 9 को डिवाइड किया तो आया 2.25, ये हो गया, और इंटू 10⁸, ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके से देखिए, हम कुछ क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, लेकिन इस तरह बार बार हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिक्टेट करे दे रहे हैं और डायरेक्ट गिवन लिखने की कोशिश करें। जैसे हमने कहा वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सेम है इस क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब 3 दिया है, सी दिया है आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, जल का अपवर्तनांक 1/2 है, कितना है 1.5। ठीक, आपको माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी, ये क्वेश्चन है। और सेम अब क्या बताएंगे, एन बराबर कितना होता है, एन बराबर वी बराबर क्या लिखोगे सी अपॉन में एन, तो सी कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 दूना 30, तो वी बराबर क्या गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्या आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन हम क्या अगर बात कर लेते हैं, इस दोनों क्वेश्चनों में हमने बी निकाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने कहा वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ है। क्या बताया कि वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ है, मतलब सी जो दिया है वो दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, माध्यम में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 इंटू 10⁸ मीटर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीन्स एन निकालना है आपको। तो एन बराबर क्या होता है सी अपॉन में वी। सी कितना दिया है 3 इंटू 10⁸, वी कितना दिया है 2 इंटू 10⁸। 8 से 8 कट जाएगा, इंटू में है इसलिए हमेशा कट जाएंगे, बचेगा क्या 3/2, 2 से 3 को डिवाइड कर लीजिएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, कैंसिल आउट हो गया, एन इक्वल टू क्या आ गया 1.5, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए दे रहे हैं जिसके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर होता है, जिससे हमको भी समझ में आए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मान लो सी दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एन दे दिया है 1.25, इसका आपको निकालना है बी क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन है सी बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एन दे दिया 1.5, आपको बी बताना है। तीसरा क्वेश्चन दे दिया n इक्वल टू 1.5, v इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको c निकालना है। और चौथा क्वेश्चन जिसमें आपको c दे दिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और n दे दिया 1.5,
1.75 और आपको ये बताना है। क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क में और चारों के आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। देखिए, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप डेली देख भी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे और आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमको ये लगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे हम और अच्छे मोटिवेशन से वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। और बहुत जल्द हम आपके इंटर की क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं और केमिस्ट्री की। लेकिन इसके लिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियोज़ को देख रहे हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।